वैसे इसमें पूरी गलती मेरी भी नहीं है। 3 दिन पहले ही मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। मैं बस आराम करने के लिए एक बार में आया था कि तभी एक नशे में धुत खूबसूरत लड़की मुझसे बात करने चली आई। हमने थोड़ी देर बात की और हमें लगा कि हमारी खूब जम रही है। नशे की हालत में ही हम एक कमरे में चले गए। अगले दिन मैंने देखा कि वो जा चुकी थी। मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खिड़की के जालीदार पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हैंगओवर की वजह से भारी हो रहे अपने सिर को संभालते हुए मैं उठा। चादर पर पड़ी हल्की सिलवटें ही इस बात का सबूत थी कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे ठुकराए जाने के बाद नशे में देखा गया कोई मीठा सपना नहीं था। मेरा नाम लिन चेन है। मैं 22 साल का हूँ और जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में तीसरे साल का स्टूडेंट हूँ। बस 24 घंटे पहले तक मैं एक ऐसा बेचारा था जिसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने सबके सामने ठुकरा दिया था। सूचिंग, वो लड़की जिसे मैंने पूरे 6 महीने तक मनाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। स्कूल के गेट के पास वाली मिल्क टी की दुकान पर उसने कई लोगों के सामने मेरी दी हुई मिल्क टी जमीन पर फेंक दी और मुझे कंगाल कहा। उसने कहा कि मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जो वो चाहती है, और ये भी कहा कि बगल के फाइनेंस डिपार्टमेंट का अमीर लड़का वांग हाओ उसे बड़ी आसानी से एप्पल का सबसे नया फोन तोहफे में दे सकता है, जबकि मैं उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकता। उस वक्त मैं गुस्से से कांप रहा था। उसके साथ बिताए इन 3 महीनों में मैंने अपने सारे शौक मारकर पार्ट टाइम जॉब से कमाए हुए सारे पैसे उसी पर खर्च कर दिए थे, और बदले में मुझे कंगाल होने का ताना मिला। मैं बस मुस्कुराया और कहा, उम्मीद है तुम किसी अमीर लड़के को फंसाने में कामयाब हो जाओगी, और वहाँ से चला आया। रात में हॉस्टल के दोस्तों ने देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो मुझे खींचकर जियांगचेंग के सबसे मशहूर बार मीडी बार ले गए। कहने लगे कि वो मेरे दिल का दर्द दूर कर देंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ गिलास विस्की पीने के बाद मेरा सिर चकराने लगा। मेरे दिमाग में बस सूचिंग की कही बात गूंज रही थी, तुम बस एक नाकारा गरीब स्टूडेंट हो। मैं जितना सोचता उतना ही ज्यादा घुटन महसूस करता। मैं अपना गिलास लेकर बार काउंटर पर चला गया, और तभी वो मुझसे आकर टकरा गई। गार्डेनिया की एक भीनी भीनी खुशबू ने मुझे घेर लिया। मैंने नीचे देखा तो वो औरत मेरी बाहों में थी। उसने काले रंग की एक स्लिप ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसी रंग का एक ब्लेजर था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और कुछ लंटे उसके लाल गालों पर चिपकी हुई थी। उसके होठों पर एक नशीली मुस्कान थी। उसका फिगर सच में बहुत अच्छा था, खासकर काले स्टॉकिंग्स में लिपटी उसकी टांगे जो बहुत लंबी और सीधी थी। उसने यूं ही उन्हें एक दूसरे पर रखा हुआ था, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। माफ करना लड़के, मैंने ज्यादा पी ली। उसकी आवाज बहुत नर्म थी। उसमें हल्की सी खराश थी, सूचिंग की तरह नखरे वाली, और बनावटी मीठी आवाज से बिल्कुल अलग। उसे सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने जल्दी से उसे सहारा दिया। नशा मुझ पर भी चढ़ रहा था। मेरे दिमाग से पहले मेरी जबान चल गई, कोई बात नहीं, अगर आप ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो मेरा सहारा ले लीजिए। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने मुझे हटाया भी नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही काउंटर से मेरा गिलास उठाया और मेरी बची हुई विस्की का एक घूंट पिया। फिर उसने अपनी भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ देखा। दिल टूटा है क्या? अकेले बैठकर गम भुला रहे हो? उस वक्त मैं भी बेफिक्र हो चुका था और मैंने अपना सारा दुखड़ा उसके सामने रो दिया कि कैसे सूचिंग ने मुझे छोड़ दिया। वो बस चुपचाप सुनती रही। बीच बीच में वो बस इतना कहती कि उस लड़की में परख नहीं है। उसने कहा कि मुझ जैसे हैंडसम लड़के को अगर वो कुछ साल छोटी होती तो वो कब का मेरे पीछे पड़ गई होती। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरा जो आत्मसम्मान पहले से ही टूटा हुआ था, वो उसकी कुछ बातों से ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं उसे जितना देख रहा था वो मुझे उतनी ही अच्छी लग रही थी। समझदार, खूबसूरत और नर्म दिल। उसे मर्दों की समझ थी। हम बस यूं ही एक के बाद एक जाम पीते रहे। हम दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम लिली है। शराब जितनी चढ़ रही थी, मेरा सिर उतना ही घूम रहा था, लेकिन मेरा शरीर गर्म होता जा रहा था। वो मेरे ऊपर झुक गई। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। नशे में धुत मैंने उसे सहारा देकर बार से बाहर निकाला। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, छोटे भाई, मेरे साथ चलने की हिम्मत है? ये सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। उसके साथ जाना तो दूर की बात है, मैं तो उसके लिए आग के दरिया में भी कूद जाता। मैंने एक टैक्सी रोकी और उसे पास के सबसे आलीशान होटल का नाम बताया। वो मेरी बाहों में थी और रास्ते भर पूरी खामोशी थी। बस उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके बाद की यादें धुंधली और टुकड़ों में हैं।
मुझे बस होटल के कमरे की हल्की पीली रोशनी याद है और उसके बदन से आती गार्डेनिया के फूलों की भीनी भीनी खुशबू। उसकी मुलायम त्वचा याद है, और याद है उसका मेरे कान के पास आकर फुसफुसाना, बार बार मुझे छोटे भाई कहना। उसकी आवाज इतनी मीठी और नर्म थी कि दिल पिघल जाए। और काली स्टॉकिंग्स में से हल्की हल्की झलकती उसकी वो लंबी टांगे। मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। कौन सूचिंग, कैसा दिल टूटना, सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल फेंका था। मुझे बस इतना पता था कि इस पल जो मेरी बाहों में है वही दुनिया की सबसे हसीन औरत है। पर जब सुबह नींद खुली तो वो जा चुकी थी। मैं काफी देर तक बिस्तर पर उसे ढूंढता रहा। बिस्तर के पास वाली मेज पर रखी एक बिना खुली पानी की बोतल और एक पतले से काले हेयरबैंड के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कल रात की वो जोशीली औरत मेरे नशे का एक वहम थी। मैंने वो हेयरबैंड उठाया और अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। उसमें अब भी गार्डेनिया की हल्की हल्की खुशबू बाकी थी। दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। थोड़ी सी उदासी थी और थोड़ा सा अजीब सा सुकून भी, और थोड़ा सा मलाल भी था। खैर, एक रात की रंगीन कहानी थी, बिल्कुल एक हसीन सपने की तरह। मैंने होटल में नहाया, कपड़े बदले और वो हेयरबैंड अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं धीरे धीरे होटल से बाहर निकला। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, मेरे हॉस्टल के सीनियर का फोन आया। वो फोन पर चिल्लाकर बोला, चेंजी, कहाँ गायब हो गया था तू? कल रात तुझे फोन किया था, तूने उठाया नहीं। सूचिंग उस अमीरजादे को लेकर हॉस्टल के नीचे तेरा इंतजार कर रही है। कह रही थी कि वो तुझे जलील करना चाहती है। मैं हंस पड़ा। मेरे दिल पर जरा भी असर नहीं हुआ। अगर ये कल हुआ होता तो शायद मुझे गुस्सा भी आता और शायद बेइज्जती भी महसूस होती, लेकिन कल रात के बाद अब सूचिंग मुझे बिल्कुल फीकी लगने लगी थी। उसका वो सादा सा रूप कल रात वाली लिली दीदी के सामने तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं था। इंतजार करना है तो करने दो, मैं उससे डरता थोड़ी हूँ। मैंने एक टैक्सी ली, ड्राइवर को स्कूल का पता बताया और धीरे से जवाब दिया, अच्छा है, मुझे भी उससे कुछ कहना है। 20 मिनट बाद टैक्सी स्कूल के हॉस्टल के नीचे रुकी। दूर से ही मैंने सूचिंग को वांग हाओ का हाथ पकड़े हॉस्टल के नीचे फूलों की क्यारी के पास खड़े देख लिया। आसपास कुछ तमाशा देखने वाले छात्र भी जमा थे। वो लोग हमारी तरफ उंगली से इशारा करके बातें कर रहे थे। सूचिंग ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने वांग हाओ का हाथ छोड़ा और अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से टक टक करती हुई मेरे सामने आ गई। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान थी। लिन चेन, तुम वापस भी आ गए? मुझे तो लगा कि मेरे छोड़ने के बाद तुम कहीं कोने में जाकर रो रहे होगे। वांग हाओ भी पास आ गया। उसने सूचिंग की कमर में हाथ डाला और घमंड से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। लड़के, मैं तुझे बताता हूँ, चिंग का मेरे साथ होना उसकी खुशकिस्मती है। तुम्हारी महीने की पॉकेट मनी है ये कितनी? तुम उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकते, तो चांद को छूने के सपने मत देखो। आसपास के लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। अगर ये पहले हुआ होता तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और मैं उनसे लड़ने लगता, लेकिन अब मैंने बस अपने कान साफ किए और सूचिंग को देखा। मैं धीरे से मुस्कुराया। सूचिंग, तुम्हें क्या लगता है, एक अमीर लड़के को फंसाकर तुम आसमान में उड़ने लगी हो? सूचिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। लिन चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं। मेरी नजर उसके उस ब्रांडेड ड्रेस पर गई जो साफ पता चल रहा था कि वांग हाओ ने उसे खरीद कर दी है। मेरी आवाज में मजाक का लहजा था। बस इतना कि तुम एक अच्छा खासा इंसान बनने के बजाय किसी का गहना बनना चाहती हो। ये भी आसान नहीं होगा। देखो, आज वो तुम्हें बैग और कपड़े खरीद कर दे रहा है, तो कल वो तुम्हें छोड़कर किसी नई लड़की को पकड़ लेगा। तुम सच में मानती हो कि वो तुमसे प्यार करता है? बकवास। वांग हाओ तुरंत भड़क गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और मुक्का तानकर मेरी तरफ लपका। अबे लड़के, तू पिटना चाहता है क्या? मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गया। मैंने ऊपर लगे कैमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ यहाँ मारो। स्कूल के कैमरे में सब साफ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुरंत जमीन पर लेट जाऊंगा, और अगर तुमसे 80,000 से 1 लाख नहीं निकलवाए तो मेरा नाम बदल देना। वैसे भी जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसे किसी का डर नहीं होता। तुम्हारा परिवार अमीर है, देखते हैं कि स्कूल तुम जैसे अमीरजादे को बचाता है या मुझ जैसे आम स्टूडेंट को। वांग हाओ का मुक्का हवा में ही रुक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो न तो आगे बढ़ पा रहा था न पीछे। बहुत अजीब हालत हो गई थी। आसपास के लोगों की हंसी की दिशा अचानक बदल गई। सब वांग हाओ पर उंगलियां उठाने लगे। उसने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही थी।
उसने दांत भींचकर मुझे कगले कहीं के कहा, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फिर सू चिंग की तरफ देखा। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। वो गुस्से से कांप रही थी। मैं मुस्कुराया और कहा, और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हारे छोड़ने से मैं बहुत दुखी हूँ। सच बताऊं तो कल रात मैं जिस लड़की से मिला था वो तुमसे 100 गुना ज्यादा सुंदर और 100 गुना ज्यादा नर्म दिल है, और उसका फिगर तो ऐसा है कि तुम उसके सामने कहीं नहीं टिकती। तुम तो बस एक कच्ची कली हो। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं इतने अच्छे इंसान से कभी नहीं मिल पाता। ये सुनते ही सू चिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाई, लिन चेन, तुम बेशरम हो। मैं कितना भी बेशरम हूँ, पर तुम्हारे जैसी पैसों पर मरने वाली से तो बेहतर हूँ। मैंने हाथ हिलाया। उन पर और वक्त बर्बाद करने का मन नहीं था और मैं हॉस्टल की तरफ चल दिया। पीछे तमाशा देखने वालों की भीड़ और गुस्से से जलते भूनते सू चिंग और वांग हाओ को छोड़कर हॉस्टल पहुंचते ही मेरे तीनों दोस्त मेरे पास आ गए। मेरी खूब तारीफ की और कहा कि मैं अभी बहुत हैंडसम लग रहा था। उस कमीने कपल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़े ने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्या बात है चेंजी, एक रात में ही तेरा दिमाग खुल गया। सच में किसी खूबसूरत लड़की से मिला क्या? कहीं तू हम लोगों से डींगे तो नहीं हाँक रहा? मैं मुस्कुराया और अपनी जेब से वो काला हेयर बैंड निकाला, उसे मेज पर रखा और अपनी भौहें चढ़ाई। तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारा भाई कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। तीनों भाई तुरंत मेरे पास आ गए और उस हेयर बैंड को देखने लगे। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वे एक साथ मुझसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था, वो लड़की कैसी दिखती है, कितनी उम्र है, क्या करती है। उनके सवालों से मेरा सिर चकरा गया। मैं बस गोलमोल जवाब दे सका कि बार में अचानक मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि मैं बताना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे सच में कुछ पता ही नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जेब में रखे उस हेयर बैंड को छूता और उस रात वाली लिली दीदी को याद करता। वो मेरी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह आई और मेरे दिल में हलचल मचा दी, और फिर बिना कोई आहट किए गायब हो गई। जब मैं इस बात को बस एक खूबसूरत मुलाकात समझकर अपने दिल में दफनाने ही वाला था, तब मेरी माँ का फोन आया। मेरी माँ का नाम झांग लान है और वो एक ठेठ उत्तर पूर्वी महिला है। उनका स्वभाव सीधा और बिंदास है। उन्होंने जियांगचेंग में एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला है। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं है। मैं आमतौर पर उनकी बात सुनता हूँ, सिवाय कभी कभी थोड़ी बहस करने के। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, रिसीवर से मेरी माँ की तेज आवाज आई, चेन चेन, इस वीकेंड घर आ रहे हो या नहीं? तुम्हारी लीमान आंटी वापस आ गई हैं। वीकेंड पर घर खाने आ जाना। मैं तुम लोगों का पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क बनाऊंगी। मैं एक पल के लिए चौंक गया। लीमान आंटी? मेरी माँ की बहुत सारी सहेलियाँ हैं, बचपन से लेकर आज तक। मैंने 100 नहीं तो 80 आंटियों से तो मिला ही हूँगा। इस लीमान आंटी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत याद है। शायद वो मेरी माँ की बचपन की सहेली है। सुना है कि कई साल पहले वो बिजनेस करने के लिए साउथ चली गई थी। बाद में वो विदेश चली गई। मैंने उन्हें 10 साल से भी ज्यादा समय से नहीं देखा है। उनकी याद बहुत धुंधली हो चुकी थी। लीमान आंटी? कौन सी लीमान आंटी? मैंने यूं ही पूछ लिया। और कौन हो सकती है? कियो लीमान, मेरी सबसे अच्छी सहेली। जब तुम छोटे थे तो उन्होंने तुम्हें गोद में भी खिलाया है और तुम्हारे लिए दूध का पाउडर भी खरीदा है। मेरी माँ ने दूसरी तरफ से चिढ़कर कहा, लड़के, तेरी याददाश्त को क्या कुत्ते खा गए हैं? वीकेंड पर जल्दी घर आ जाना। तुम्हारी लीमान आंटी कह रही थी कि वो तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। सुना है कि किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अच्छा मौका है तुम्हारे लिए किसी को ढूंढने का। जैसे ही मैंने किसी से मिलवाने की बात सुनी, मेरा सिर घूमने लगा। मैंने जल्दी से बात टालने की कोशिश की। ठीक है माँ, मुझे पता है, मैं वीकेंड पर पक्का आ जाऊंगा। मैंने फोन काट दिया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। माँ की सहेली ही तो रात के खाने पर वापस आ रही है, और क्या। जहाँ तक किसी से मिलवाने की बात है, उस समय मैं बस 2-4 बातें करके टाल दूंगा। मेरे दिमाग में तो अभी बस उस रात वाली लिली दीदी ही है। मेरा मन दूसरी लड़कियों को देखने में कहाँ लगेगा। वीकेंड जल्दी ही आ गया। मैं दोपहर तक सोता रहा। उठकर थोड़ा तैयार हुआ और घर जाने के लिए टैक्सी ले ली। मेरा घर पुराने शहर के एक मोहल्ले में है, स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। कैब से 20 मिनट में पहुंच गया। अभी अभी घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मुझे घर के अंदर से आती ब्रेस्ड पोर्क की खुशबू आई और साथ ही गार्डेनिया के फूलों की एक जानी पहचानी हल्की सी महक भी। मेरा दिल जोर से धड़का और मेरे कदम वहीं रुक गए। यह महक बहुत जानी पहचानी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात होटल में मेरी नाक में बसी हुई थी। मैंने उस वक्त यह सोचकर खुद को तसल्ली दी थी कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। ये तो बस गार्डेनिया का परफ्यूम है।
बहुत सी औरतें इसे इस्तेमाल करती हैं। इतना बड़ा इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है। मैंने अपना सिर हिलाया और चाबी निकालकर घर का दरवाजा खोल दिया। माँ, मैं आ गया। मैंने जूते बदले और आवाज देते हुए लिविंग रूम की तरफ देखा, और बस वही एक नजर मुझे पत्थर का बनाने के लिए काफी थी। लिविंग रूम के सोफे पर एक औरत बैठी थी। उसने शैम्पेन कलर की सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें एक कुदरती कशिश थी। लिविंग रूम की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और उसके ऊपर पड़कर उसके चारों ओर एक नर्म सा सुनहरा घेरा बना रही थी। वो मैच्योर, एलिगेंट और दिलकश थी। उसके पूरे वजूद से औरत होने का एहसास झलक रहा था। और यह चेहरा, इसे तो मैं राख बन जाने के बाद भी पहचान लेता। यह वही लिली दीदी थी जिनके साथ मैंने उस रात बार में रंगोलियां मनाई थी। मेरे हाथ से चाबियां जमीन पर गिरी और एक जोरदार, कानों को चुभने वाली आवाज हुई। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो, और भना रहा था। बस एक ही ख्याल मेरे दिमाग में पागलों की तरह घूम रहा था। मैं गया काम से। मैं अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ सो चुका था। वही जिसके बारे में माँ कहती है कि उन्होंने मुझे बचपन में गोद में खिलाया है। मेरे लिए दूध का पाउडर खरीदा है और जिसे मुझे आंटी कहना चाहिए। यह वही औरत थी जिसके साथ मैं उस रात सोया था। उसने आवाज सुनी और मुड़कर मुझे देखा। जिस पल हमारी नजरें मिली, मैंने साफ देखा कि उसके हाथ में जो कांच का गिलास था वो जोर से हिला और अंदर का पानी लगभग छलक ही गया था। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कान एक पल में जम गई। उसकी आंखों में साफ साफ घबराहट की एक झलक दिखी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन ये सब सिर्फ एक सेकंड के लिए हुआ। उसने जल्दी से अपने जज्बातों को छिपा लिया और चेहरे पर फिर से एक सलीकेदार मुस्कान ले आई। बस वो मुस्कान देखने में थोड़ी बनावटी लग रही थी, यहाँ तक कि उसके कान भी हल्के से लाल हो गए थे। चिंचन, तुम आ गए? मेरी माँ ने किचन से सिर बाहर निकालते हुए कहा। उनके हाथ में अब भी कड़छी थी। उन्होंने हंसते हुए मुझे डांटा, दरवाजे पर बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ और नमस्ते करो। ये तुम्हारी चाओ लीमा आंटी हैं। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना। जल्दी से आंटी बोलो। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे पैर ऐसे हो गए थे जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा मुंह काफी देर तक खुला का खुला रह गया। मेरी जबान को जैसे लकवा मार गया था। बड़ी मुश्किल से मेरे गले से कुछ शब्द निकल पाए। चाओ, चाओ आंटी। आंटी शब्द बोलते हुए ऐसा लगा जैसे मैं अपने दांत ही पीस डालूंगा। मुझे गोद में खिलाया, मेरे लिए दूध का पाउडर खरीदा। आंटी, बस इतना ही कहा। कुछ रात पहले तो आप मुझे गले लगाकर छोटे कह रही थी। चाओ लीमा ने मेरी तरफ देखा। उनके होठों के कोने खींचे और एक बनावटी सी मुस्कान आ गई। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। चिंचन तो बहुत बड़ा हो गया है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बस इतने से थे, एकदम छोटे से बच्चे थे। मेरे मन में उस आंटी के लिए गालियां फूट रही थी। अब मैं तुमसे बहुत लंबा हो गया हूँ। मेरी माँ किचन से बाहर निकली। उन्होंने हाथ पोंछे और मुझे थपथपाया। बदतमीज लड़के, इधर आकर बैठ। अपनी आंटी से बात कर। मेरा खाना बस बनने ही वाला है। मैं हिचकिचाते हुए सोफे की तरफ बढ़ा और चाओ लीमा के सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। पूरी देर मुझे समझ नहीं आया कि अपनी आंखें कहाँ रखूं। मेरी नजरें बस उसी पर थीं। उसकी टांगें एक दूसरे पर रखी थी। ड्रेस के बाहर दिख रही उसकी पिंडलियां पतली और गोरी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उस रात छुई थी। उसकी उंगलियां पतली और सुंदर थी। उसने कांच का गिलास पकड़ा हुआ था। नाखून करीने से कटे हुए थे और उन पर हल्का न्यूड पिंक नेल पेंट लगा था। यही वो हाथ थे जो उस रात मेरी पीठ पर फिरे थे और हल्के खरोंच के निशान छोड़ गए थे। मैं जितना सोचता, मेरा मन उतना ही बेचैन हो जाता, और जितना सोचता उतना ही डर जाता। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। मेरी माँ बगल में ही बड़बड़ा रही थी। लीमा, तुम्हें पता नहीं, इस लड़के को कुछ समय पहले स्कूल में इसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। रोजाना उदास रहता था। मैं तो परेशान हो गई थी। तुम बहुत लोगों को जानती हो। तुम्हारे आसपास कोई अच्छी लड़की है क्या? हमारे चेन के लिए किसी को ढूंढो। चाओ लीमा ने गिलास उठाकर एक घूंट पानी पिया। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी, थोड़ी शर्म और नाराजगी भी थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, ठीक है, चेन को कैसी लड़कियां पसंद हैं? आंटी को बताओ। आंटी तुम्हारे लिए ध्यान रखेगी। मेरे मुंह में जो पानी था वो लगभग बाहर ही निकल आता। आंटी, अब तो जानबूझकर पूछ रही हैं, मुझे कैसी पसंद है? क्या आपको पता नहीं है? मैंने अपना गला साफ किया। मैंने अपने दिल की बेचैनी को दबाया और मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मेरा शरारतीपन बाहर आ गया। मैंने उसे देखते हुए धीरे से कहा,
मेरी कोई खास मांग नहीं है, मुझे तो बस चाओ आंटी, आप जैसी ही पसंद है। समझदार, सुंदर, सौम्य और उदार, और जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझती हो। ये कहते ही हवा में एकदम शांति छा गई। चाओ लीमा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। गालों से लेकर कानों तक सब लाल हो गया था। हाथ में पकड़ा गिलास भी लगभग गिर ही गया था। मेरी माँ एक पल के लिए चौंक गई, फिर हंसते हुए मुझे एक थप्पड़ मारा और नाराजगी से बोली, बदतमीज लड़के, अपनी आंटी के साथ क्या मजाक कर रहा है? क्या तेरी आंटी मजाक करने की चीज है? तुरंत अपना मुंह बंद कर। मैं जल्दी से हंसने लगा। हंसते हुए कहा, माँ, मैं मजाक कर रहा था। चाओ आंटी, आप दिल पर मत लेना। मुझे तो बस ये लगता है कि आप सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिला हैं जिसे मैंने कभी देखा है। चाओ लीमा ने एक गहरी सांस ली। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को शांत किया और मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी चेतावनी थी, थोड़ी शर्म और नाराजगी थी, और एक अजीब सी मुस्कान भी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने पानी का गिलास नीचे रखा और मेरी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बच्चा मजाक कर रहा है। चेनचेन की बातें बहुत मीठी हैं। मैं मन ही मन हंसा। मीठी बातें? आंटी, उस रात तो आपने ऐसा नहीं कहा था। जब आपने कहा था कि मेरी बातें मीठी हैं, तो आप अब से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। जल्द ही माँ ने खाना बना लिया। ब्रास्ड पोर्क, स्वीट एंड सॉ रिब्स और स्टीम्ड मछली, पूरी मेज भरी हुई थी। मेरी माँ कियाओ लीमा को खींचकर खाने की मेज पर ले आई और बार बार उसके लिए खाना परोस रही थी। वो मुंह में इन सालों की बातें बड़बड़ा रही थी। तब मुझे पता चला कि कियाओ लीमा अभी अभी देश वापस नहीं आई है। वो 6 महीने पहले ही जियांगचेंग आ गई थी। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और अब वो एक असली लेडी बॉस है। उनकी नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है। बस पिछले 6 महीनों से वो कंपनी के काम में बिजी थी, इसलिए उन्हें मेरी माँ से मिलने का समय नहीं मिला। मैं तो और भी हैरान रह गया। मतलब मैंने न सिर्फ अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ रात गुजारी, बल्कि एक करोड़पति अमीर औरत के साथ भी। खाने की मेज पर मेरी माँ उन्हें बार बार शराब पीने के लिए कह रही थी और उन्होंने कियाओ लीमा के लिए एक ग्लास रेड वाइन डाली। उन्होंने मेरे लिए भी एक ग्लास डाला। कियाओ लीमा ने अपना वाइन का ग्लास उठाया और एक घूंट लिया। उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ आ रही थी। उनकी आंखों में कुछ उलझे हुए भाव थे। माँ के बगल में होने का फायदा उठाते हुए मेरी भी हिम्मत बढ़ गई और मैंने घुमा फिराकर बात करनी शुरू कर दी। मैंने अपना वाइन का ग्लास उठाया और कियाओ लीमा की तरफ बढ़ाया। कियाओ आंटी, मैं आपके नाम एक जाम पीता हूँ। जियांगचेंग में आपका स्वागत है। कियाओ लीमा ने मेरे ग्लास से अपना ग्लास टकराया, एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया चेनचेन। मैंने अपना ग्लास नीचे रख दिया और अनजाने में पूछने का नाटक करते हुए कहा, कियाओ आंटी, आप आमतौर पर काम में इतनी बिजी रहती हैं, क्या आप कभी आराम करने के लिए बार में जाती हैं? मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ बटरफ्लाई बार गया था और मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। जैसे ही मैंने ये कहा, कियाओ लीमा का चॉपस्टिक पकड़े हुए हाथ अचानक कांप गया और चॉपस्टिक लगभग उनके हाथ से गिर ही गई थी। उनका चेहरा तुरंत और भी सफेद पड़ गया। उन्होंने नजर उठाकर मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में साफ चेतावनी थी। मेरी माँ को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ये सुनते ही कि मैं बाहर गया था, उन्होंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मुझे डांटना शुरू कर दिया। लिनचेन, तुम फिर से उस तरह की जगह पर गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार जैसी जगहों पर हर तरह के लोग होते हैं, वो तुम जैसे स्टूडेंट के जाने की जगह नहीं है। क्या तुम्हारा ब्रेकअप होने के बाद तुम बिगड़ गए हो? मैंने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं बस एक बार अपने दोस्तों के साथ गया था, अब कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुझसे ही देखने में गलती हुई थी। वो परछाई कियाओ आंटी जैसी लग रही थी, पर असल में वो नहीं थी। ये सुनकर कियाओ लीमा ने राहत की सांस ली और बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेरी माँ से कहा, लैन जी, कोई बात नहीं, बच्चा अब बड़ा हो गया है, दोस्तों के साथ थोड़ा रिलैक्स करने जाना तो आम बात है। मैं खुद भी बाहर बहुत कम जाती हूँ, बस कभी कभी क्लाइंट्स के साथ बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। चेनचेन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कहकर उन्होंने फिर से मुझे घूर कर देखा। उनकी नजरें ऐसी थी मानो वो मुझे जिंदा खा जाएंगी। मैं मन ही मन हंस रहा था। मैंने अपना सिर झुकाकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे होठों के कोने ऊपर उठने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ये खाना खाते हुए मैं बहुत डरा हुआ और साथ ही बेहद उत्साहित भी था। पूरे समय मैं हदें पार कर रहा था और बीच बीच में गोलमोल बातें कह रहा था। कियाओ लीमा को घबराया हुआ और गुस्से में, लेकिन कुछ न कह पाने की हालत में देखकर मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी और कियाओ लीमा पूरे समय शांत रहने का नाटक कर रही थी।
वो एक तरफ मेरी माँ से बात कर रही थी और दूसरी तरफ अपनी आंखों से मुझे चेतावनी दे रही थी। खाना खत्म होने तक उन्होंने कुछ निवाले ही खाए थे, लेकिन शराब काफी पी ली थी और उनके गाल पूरे समय लाल थे। उसे देखकर मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से खाना खत्म हुआ। मेरी माँ बर्तन उठा रही थी कि चाओ तुरंत उठी और कहा कि उसे जाना है। मेरी माँ ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुमने शराब पी है। ठीक है कि चेंचन ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, उसे तुम्हें घर छोड़ने दो। चेंचन, जल्दी से अपनी आंटी को घर छोड़ाओ। जब वो सुरक्षित पहुँच जाएं, तभी वापस आना। मेरा दिल तो खुशी से खिल उठा। मैंने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ कि मिशन पूरा करूँगा। चाओ ने तुरंत अपना मुंह खोला। वो मना करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, बस तय हो गया, तुम अकेले वापस जाओगी तो मुझे चिंता होगी। चेंचन को तुम्हें छोड़ने दो। अच्छा है, वो तुमसे कुछ सीख भी लेगा। देखो, इतनी कम उम्र में ही वो कितनी बड़ी बॉस बन गई है। तुम भी उसके साथ रहकर कुछ सीखो। चाओ लिमा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान गई। मैं कार की चाबियां लेकर चाओ लिमा के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हम बेसमेंट की पार्किंग की तरफ चल दिए। रास्ते में हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल कुछ अजीब सा शांत था। सिर्फ हम दोनों के कदमों की आवाज आ रही थी, जो खाली गैराज में गूंज रही थी। हम एक सफेद पोश पैनामेरा के पास पहुँचे। चाओ लिमा रुक गई और उसने कार की चाबी का बटन दबाया। कार का दरवाजा खुल गया। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे देखने लगी। उसके चेहरे से वो शालीन मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह शर्म और गुस्से वाले भावों ने ले ली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो गुस्से में दांत पीस रही हो। लिनचेन, खाने की मेज पर अभी तुम्हारा क्या मतलब था? मैं कार से टिककर खड़ा हो गया। मैं उसके गुस्से से फूले हुए चेहरे को देख रहा था, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं शरारत से मुस्कुराया, कुछ खास नहीं चाओ आंटी, मैं तो बस आपका हालचाल पूछ रहा था। उस रात आप ठीक से सोई थी या नहीं? चुप रहो। चाओ लिमा का पारा चढ़ गया। उसने मेरा मुंह बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बहुत मुलायम था और चिकना, बिल्कुल उस रात जैसा एहसास। मैंने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। मैं उसकी नब्ज को साफ महसूस कर सकता था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक कदम आगे बढ़कर लगभग उससे सट गया। बेसमेंट की पार्किंग में रोशनी बहुत कम थी। बस इमरजेंसी लाइट की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी पलकें बहुत लंबी थी और हल्के से कांप रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे और सांसें तेज हो गई थी। चाओ आंटी, आप शर्मा क्यों रही हैं? मैंने नीचे उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी आवाज धीमी और थोड़ी चुलबुली थी। उस रात तो आप ऐसी नहीं थी। आपने तो मुझे गले लगा रखा था और बार बार छोटे भाई कहकर बुला रही थी, कितनी प्यार से। अब मुझे देखकर ऐसा क्यों कर रही हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? चाओ लिमा का चेहरा और भी लाल हो गया। वो जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाई। गुस्से से उसकी आंखें भी लाल हो गई। उसने दांत भींचते हुए कहा, लिनचेन, मुझे छोड़ो, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। उस रात जो हुआ वो बस एक हादसा था। हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, मैंने बिना सोचे समझे सीधे मना कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, मेरे लिए वो कोई हादसा नहीं था चाओ लिमा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हो या वो जिसे मुझे आंटी कहना चाहिए। उस रात जो हुआ मैं उसे मानता हूँ। चाओ लिमा मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला। मैंने उसकी तरफ देखकर अपनी भौहें चढ़ाई। कार में बैठिए चाओ आंटी, मेरी माँ ने मुझे आपको सुरक्षित घर छोड़ने के लिए कहा है। हम उन्हें परेशान तो नहीं कर सकते, है ना? जो भी बात है हम रास्ते में आराम से करेंगे। चाओ लिमा वहीं खड़ी होकर मुझे काफी देर तक देखती रही। आखिरकार उसने अपने दांत पीसे और पैसेंजर सीट की तरफ चली गई और अंदर बैठ गई। मैंने कार स्टार्ट की। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकला और नदी के किनारे की तरफ गाड़ी चलाने लगा। मुझे पता था कि जियांगचेंग के सबसे शानदार नदी के नजारे वाले बड़े फ्लैट्स उसी तरफ हैं। चाओ लिमा जैसी अमीर बिजनेस वुमन यकीनन वहीं रहती होगी। कार में बहुत शांति थी, सिर्फ एयर कंडीशनर के हवा की आवाज आ रही थी। चाओ लिमा पैसेंजर सीट पर टेक लगाकर बैठी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। साइड से उसका चेहरा बहुत कोमल दिख रहा था, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार उसने ही पहले बात शुरू की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। लिनचेन, उस रात जो हुआ
मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, खासकर अपनी माँ को तो बिल्कुल नहीं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। मुझे पता है। मैंने सिर हिलाया और आगे सड़क की ओर देखते हुए कहा, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगा जब तक कि आप न चाहे कि उन्हें पता चले। क्याओ लीमा ने राहत की सांस ली और फिर कहा, इस बात को बस एक हादसा समझकर भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। हम भविष्य में बस एक आम बड़े और छोटे की तरह ही मिलेंगे जुलेंगे। ठीक है। मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और हंस दिया। क्याओ आंटी, आपको लगता है कि यह मुमकिन है? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकती हो कि मैं तुम्हें एक आम आंटी की तरह देखूं? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उस रात की याद आ जाती है। मुझे याद आता है कि कैसे तुमने मुझे गले लगाया था। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। लिन चेन। गुस्से से क्याओ लीमा का चेहरा लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे हल्के से मारा। तुम गाड़ी चला रहे हो, बकवास बंद करो। मैं हंसते हुए पीछे हटा और बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्याओ लीमा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, उस रात बार में तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रखी थी और अकेले मेरे पास आकर मुझसे बात करने लगी? तुम्हारे जैसे रुतबे वाली कोई औरत ऐसे ही किसी अजनबी आदमी से बात नहीं करने लगती, है ना? जैसे ही मैंने ये कहा, क्याओ लीमा का चेहरा एकदम से उतर गया और उसमें थोड़ा गुस्सा भी था। उसने अपना मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी दबी हुई आवाज में कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, हमारे बीच रिश्ता बन चुका है। जो तुम्हारी बात है वो मेरी भी बात है। मैं किसी ऐसी औरत के साथ उलझे हुए रिश्ते में नहीं रह सकता जो मेरे बिस्तर पर आ जाए, है ना? क्याओ लीमा काफी देर तक चुप रही और आखिरकार उसने एक गहरी सांस छोड़ी और मुझे सच बता दिया। उसका एक पूर्व पति था जिसका नाम झाओ फेंग था। दोनों की शादी 8 साल तक चली, लेकिन आखिर में एक दूसरे से मेल न खाने की वजह से और बच्चा न हो पाने के कारण उन्होंने तलाक ले लिया। तलाक के समय क्याओ लीमा ने उसे 1 करोड़ दिए और अपनी तरफ से हर फर्ज पूरा किया। लेकिन झाओ फेंग को पैसे मिलने के बाद उसने अच्छी जिंदगी नहीं जी। वो हर दिन जुआ खेलता था। 2 साल से भी कम समय में उसने पूरे 1 करोड़ युआन उड़ा दिए और कसिनो का लाखों का कर्जदार भी हो गया। इस बार जब चाओ लीमा जियांगचेंग वापस आए तो झाओ फेंग को पता चल गया। वो हर दिन उससे चिपका रहता और दोबारा शादी करना चाहता था। सीधे सीधे कहूँ तो वो बस उससे और पैसे ऐंठना चाहता था। कुछ दिन पहले रात में झाओ फेंग ने उसे मिडी बार में मिलने के लिए बुलाया, कहा कि वो उससे ठीक से बात करना चाहता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो झाओ फेंग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसने एक घूंट ही पिया था कि उसे चक्कर आने लगा। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और वो होश खोने लगी। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो जब झाओ फेंग का ध्यान नहीं था वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। लेकिन चक्कर की वजह से वो सीधे आकर मुझसे टकरा गई। उसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। ये सब सुनने के बाद मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा कि वो टूटने वाला था। मैंने दांत पीसते हुए गाली दी, उस हरामजादे ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाने की हिम्मत कैसे की? क्या वो मर्द भी है? चाओ लीमा मुझे गुस्से में देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर उसने एक फीकी मुस्कान दी। सब बीत गया। वैसे भी कुछ हुआ तो नहीं? कैसे कुछ नहीं हुआ? मैंने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, अगर उस रात तुम मुझसे नहीं टकराई होती और वो कमीना झाओ फेंग तुम्हें ले गया होता तो नतीजा बहुत बुरा होता। चाओ लीमा, इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाओ लीमा एक पल के लिए चौंक गई। वो बहुत देर तक मुझे देखती रही और कुछ नहीं बोली। उसके आसपास के लोग जिन्हें इस बारे में पता था या तो उसे शांत रहने की सलाह देते थे या फिर उसके पैसों के पीछे पड़े थे। वे इस घटना का फायदा उठाकर उसे खुश करना चाहते थे। मेरी तरह किसी ने भी पहली बार में गुस्सा नहीं दिखाया था या उसके लिए खड़ा होना नहीं चाहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। ठीक है, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, इन सब मामलों में मत पड़ो। झाओ फेंग एक बदमाश है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। मैं पंगा नहीं ले सकता? मैं हंस पड़ा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो जुए के कर्ज में डूबा एक बदमाश है, मैं उससे क्यों डरूंगा? आंटी चाओ, आप चिंता मत कीजिए, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि वो दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। चाओ लीमा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ उलझन भरे भाव थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। गाड़ी जल्द ही नदी के किनारे जियांगजिंग नंबर 1 कॉम्प्लेक्स पहुंच गई।
जियांगचेंग का सबसे आलीशान रिहायशी इलाका, जहां 1 वर्ग मीटर की कीमत 1 लाख युआन से भी ज्यादा थी। एक अपार्टमेंट की कीमत कम से कम कई करोड़ होती। मैंने कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क किया, इंजन बंद किया और चाओ लीमा की तरफ मुड़ा। हम पहुंच गए, मैंने कहा। चाओ लीमा ने सिर हिलाया। उसने अपना सीट बेल्ट खोला और मुझे देखते हुए कुछ देर झिझकी, फिर बोली, लिन चेन, आज मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, और उस रात जो हुआ उसके लिए भी शुक्रिया। मैं एक पल के लिए रुका, फिर हंस पड़ा। किस बात का शुक्रिया? इस बात का कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। चाओ लीमा का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे हल्के से मारा और नाराजगी भरे अंदाज में कहा, मजाक मत करो, मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। उस रात अगर तुम न होते तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता। मैंने उसकी लाल आंखों को देखा और मेरा दिल पिघल गया। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके सिर पर फेरा और कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ये सुनते ही चाओ लीमा का शरीर अकड़ गया। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी पलकें धीरे धीरे कांप रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। हम दोनों बहुत करीब थे। हमारी सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। गाड़ी का माहौल अचानक से रोमांटिक हो गया। मैं उसके रसीले होठों को देख रहा था और खुद को रोक न सका। धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। जैसे ही मेरे होंठ उसके होठों को छूने वाले थे, उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। उसने मुझे दूर धकेल दिया और घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं लिन चेन, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हें मुझे आंटी बुलाना चाहिए। मैं उसकी घबराई हुई हालत को देख रहा था। मैंने उस पर और जोर नहीं डाला, बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन चाओ लीमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और यह बात कभी नहीं बदलेगी। चाओ लीमा मुझे देखती रही और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। आखिरकार उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और ऐसे बाहर निकली जैसे भाग रही हो। वो भागकर लिफ्ट में चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं गाड़ी में बैठा लिफ्ट के नंबरों को एक एक करके ऊपर जाते हुए देख रहा था। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब मैं पहले की तरह नहीं था, जो रोज बिना सोचे समझे क्लास जाता और आता था, बल्कि अब मेरे पास एक मकसद था। मैं अक्सर चाओ लीमा की कंपनी के चक्कर लगाने लगा। बहाना ये होता था कि मैं माँ की तरफ से उसे देखने आया हूँ, कहीं झाओ फेंग उसे परेशान तो नहीं कर रहा। चाओ लीमा की कंपनी जियांगचेंग के सबसे व्यस्त सीबीडी में थी। पूरा फ्लो उसी का था। सजावट बहुत ही शानदार और आलीशान थी। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोक लिया और पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं चाओ लीमा से मिलने आया हूँ, मैं उसका भाई हूँ। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई और उसने चाओ लीमा की सेक्रेटरी को फोन किया। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि सेक्रेटरी भागती हुई नीचे आई। वो मुझे ऊपर ले गई और पूरे रास्ते मुझे एक खोजी नजरों से देखती रही। जब मैं चाओ लीमा के ऑफिस में गया तो वो एक वीडियो मीटिंग कर रही थी। मुझे अंदर आते देखकर वो एकदम से चौंक गई। उसके हाथ से पेन लगभग गिर ही गया था। उसने कंप्यूटर पर कहा, 1 मिनट रुकिए। फिर उसने अपना माइक बंद किया, मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, लिन चेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं मुस्कुराते हुए उसकी डेस्क के पास गया। मैंने हाथ में पकड़ा टिफिन बॉक्स मेज पर रखा और कहा, माँ ने आपके लिए सूप भेजा है जो उन्होंने बनाया है। वो कह रही थी कि आप आजकल काम में बहुत व्यस्त हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। और साथ ही मैं ये देखने भी आया हूँ कि वो झाओ फेंग आपको फिर से परेशान तो नहीं कर रहा। चाओ लीमा ने मुझे देखा। वो गुस्से में और लाचार थी और कहा, मेरी मीटिंग चल रही है, तुम पहले बाहर जाकर इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया और कोई तमाशा नहीं किया, बस ऑफिस के सोफे पर बैठ गया। मैं चुपचाप उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसकी मीटिंग आधे घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग खत्म होने के बाद उसका एक कर्मचारी फाइल देने के लिए अंदर आया। मुझे सोफे पर बैठा देखकर वे सब बड़ी उत्सुकता से मुझे घूर रहे थे। बाहर जाते समय वे दरवाजे पर कानाफूसी कर रहे थे। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। वे जरूर इस बारे में बात कर रहे होंगे कि मुझ जैसे जवान लड़के का उनकी खूबसूरत बॉस के साथ क्या रिश्ता है। जब सब लोग चले गए तब चाओ लीमा मेरे पास आए। उसने कमर पर हाथ रखकर मुझे देखा और चिढ़कर कहा, लिन चेन, तुम आखिर चाहते क्या हो? रोज रोज मेरी कंपनी में चले आते हो। कंपनी में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मैंने टिफिन खोला, सूप निकालकर उसके सामने किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, उन्हें जो कहना है कहने दो, मैं तो तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ। मैं कोई बुरा काम करने तो नहीं आया हूँ। जल्दी से पी लो, ये माँ ने अपने हाथों से बनाया है। ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चाओ लीमा मेरी तरफ से बढ़ाए गए सूप को देखती रही।
वो काफी देर तक सोचती रही, पर आखिर में उसने ले ही लिया। वो छोटे छोटे घूंट लेकर सूप पीने लगी। सूप पीते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी लंबी पलकें नीचे झुकी हुई थी और उसकी आंखों के जज्बात को छिपा रही थी। मैं उसके सामने बैठकर बस उसे ऐसे ही देखता रहा। मैं उसे जितना देखता मुझे वो उतनी ही आकर्षक लगती। उस दिन के बाद से मैं रोज उसकी कंपनी में जाने लगा। आज अपनी माँ के हाथ का बना खाना ले जाता, तो कल उसके लिए कुछ फल और परसों फूलों का गुलदस्ता ले जाता। बहाना ये होता था कि मैं अपनी माँ की जगह उसका ध्यान रख रहा हूँ, पर असल में तो मैं बस रोज उससे मिलना चाहता था। कियो लीमा की कंपनी के सभी लोगों ने मान लिया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वे सब मुझे थोड़ी इज्जत की नजर से देखने लगे थे। यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी जब भी मुझे देखती तो मुस्कुराकर कहती, नमस्ते मिस्टर लिन। शुरू में तो कियाओ लीमा मुझे भगाया करती थी, पर बाद में जब वो मुझे भगा नहीं पाई तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। बस जब भी मैं उसके कर्मचारियों के सामने उससे मजाक करता था तो वो शर्माकर मुझे घूरती, पर कभी सच में गुस्सा नहीं होती थी। मुझे लगा कि दिन बस ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं धीरे धीरे उसे मना लूंगा और एक दिन वो मान जाएगी। लेकिन लगभग 15 दिन बाद एक मुसीबत आ गई। उस दिन मैं क्लास में था, तभी अचानक मुझे कियाओ लीमा का फोन आया। फोन पर उसकी आवाज में घबराहट थी और वो लगभग रोते हुए कह रही थी, लिन चेन, क्या तुम एक बार यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज सुनते ही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और मैं फौरन बेचैन हो गया। मुझे क्लास की कोई परवाह नहीं थी। मैंने टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाया और क्लास से बाहर भाग गया। मैंने भागते भागते पूछा, क्या हुआ? क्या उस कमीने झाओ फेंग ने तुम्हें फिर परेशान किया है? तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ आता हूँ। मैं अस्पताल में हूँ। कियाओ लीमा की आवाज बहुत धीमी थी और उसमें हल्की सी कपकपाहट थी। सिटी सेंटर अस्पताल, तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं एकदम से घबरा गया। मुझे लगा कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। मैंने एक टैक्सी रोकी और सिटी सेंटर अस्पताल की ओर भागा। पूरे रास्ते मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। मेरे दिमाग में बस बुरे ख्याल आ रहे थे। 20 मिनट बाद मैं भागकर सिटी सेंटर अस्पताल के गायनेकोलॉजी क्लिनिक पहुंचा और गलियारे में कियाओ लीमा को देखा। वो एक बेंच पर बैठी थी और उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ था और सिर नीचे झुका रखा था। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे और वो बहुत बेबस लग रही थी। मैं जल्दी से उसके पास भागा और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने उसे देखकर घबराहट में पूछा, क्या हुआ? लीमान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या झाओ फेंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। चाओ ने तुरंत अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर उसने अपने हाथ का कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से वो कागज लिया और नीचे देखा। वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी। उस पर साफ साफ लिखा था, गर्भाशय में लगभग 5 हफ्ते का गर्भ। मेरा दिमाग सुनना पड़ गया। एक पल के लिए सब कुछ खाली हो गया। मेरे हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट जमीन पर लगभग गिर ही गई थी। मैं पूरी तरह से जम गया था, वहीं घुटनों पर बैठा रह गया। मुझे कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। प्रेग्नेंट, चाओ लीमान प्रेग्नेंट है, बच्चा मेरा है। मेरे दिमाग में बस यही कुछ शब्द पागलों की तरह घूम रहे थे। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं तो सांस लेना भी भूल गया था। मैं अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त के साथ सोया था और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ हमेशा क्यों कहती थी कि नदी किनारे चलते चलते पाँव गीले हो ही जाते हैं। मेरे तो सिर्फ पाँव गीले नहीं हुए हैं, मैं तो सीधा नदी में ही गिर गया हूँ। चाओ लीमान मुझे हैरान परेशान देखकर, उसकी आंखों से आंसू आखिरकार बह निकले। उसकी आवाज में एक सिसकी थी, लिन चेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा तुम्हारा है। मैं आखिरकार होश में आया और रोने से लाल हुई उसकी आंखों को देखा। मेरे दिल को किसी ने भींच लिया हो। एक खट्टा मीठा सा दर्द उठा। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे और फिर न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मेरी छिछोरी आदत फिर से जाग उठी और मेरे मुंह से निकल गया, सच में मैं इतना कमाल का हूँ? एक ही बार में निशाना लग गया। चाओ लीमान बेचारी दुखी होकर रो रही थी, पर मेरी ये बात सुनकर वो एक पल के लिए हैरान रह गई और मुझे देखने लगी। आंसू अभी भी उसके गालों पर थे। उसके चेहरे पर गुस्से और हंसी दोनों के भाव थे। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे मारा। उसने रोती हुई आवाज में डांटा, लिन चेन, तुम कभी संजीदा हो सकते हो? मेरी तो चिंता के मारे जान निकली जा रही है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठने में मदद की। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखने लगा।
मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल में कैसा महसूस हो रहा था। हैरानी थी, घबराहट थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी था जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं 22 साल का हूँ और अभी तक कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ, और अब मैं बाप बनने वाला हूँ। बच्चे की माँ मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझसे 16 साल बड़ी है। अगर ये बात बाहर निकली तो शायद सबके होश उड़ जाएंगे, लेकिन मैं जरा भी नहीं डरा हुआ था, बल्कि मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैंने चाओ लीमान की तरफ देखा और संजीदगी से पूछा। चाओ लीमान ने अपनी नाक खींची, चेहरे से आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता आ गई थी। मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर मुस्कुरा दिया। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, रखना है तो रख लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस बार चाओ लीमान के हैरान होने की बारी थी। वो मुझे देखती रही, उसकी आंखों में घोर आश्चर्य था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। वो तो पहले से ही तैयार थी कि मैं उससे बच्चा गिराने को कहूंगा, उससे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा, यहाँ तक कि उससे छिपने लगूंगा। वो मेरी तरफ देखती रही, काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा, लिन चेन, ये बच्चा मैं खुद पाल सकती हूँ, तुम्हें जिम्मेदार बनने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख है। तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद घर और गाड़ी खरीदने के लिए काफी है। शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए मेरी बस एक शर्त है, इस बारे में कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी माँ को। कभी इसका जिक्र मत करना। बस यह मान लो कि इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैंने अपने हाथ में बैंक कार्ड को देखा, फिर छयाओ लीमा की तरफ देखा। मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने बैंक कार्ड वापस उसके हाथ में रख दिया और उसकी आंखों में देखकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, छयाओ लीमा, तुमने मुझे, लिन चेन को क्या समझ रखा है? क्या मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना काम निकालकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जो एक औरत के साथ सोए और फिर उसे अकेले बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ दे, और ऊपर से उसके पैसे लेने वाला बुज़दिल? छयाओ लीमा मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तुम भी मेरी हो, मुझे तुम भी चाहिए। छयाओ लीमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? छयाओ लीमा ये सुनते ही भड़क गई। उसने झटके से अपना हाथ खींचा और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। लिन चेन, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे 16 साल बड़ी हूँ। मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी सहेली हूँ। तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। हम शादी कैसे कर सकते हैं? अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो गुस्से से मर जाएगी। मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बेहद संजीदा लहजे में कहा, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? 16 साल है तो क्या हुआ? यांग जेनिंग और वेंग फैन में 54 साल का फर्क है। क्या वे अच्छी तरह से नहीं रह रहे हैं? और वैसे भी तुम मेरी माँ की सहेली हो, मेरी सगी आंटी तो नहीं हो। हमारे बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है। कानून भी हमें शादी करने से नहीं रोक सकता। तो तुम्हारी माँ का क्या? छयाओ लीमा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। लैन जी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसके बेटे के साथ हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो ये कैसे स्वीकार करेगी? वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगी। मेरी माँ से मैं बात करूँगा। मैंने कहा, माना कि मेरी माँ का गुस्सा तेज है, लेकिन वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और तुमसे भी बहुत प्यार करती हैं। जब तक हम दोनों सच्चे हैं वो आखिर में मान ही जाएंगी। और अगर मान भी ले कि वो नहीं मानती हैं, तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। छयाओ लीमा मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। वह इस साल 38 साल की है। वो अपने पूर्व पति के साथ 8 साल तक शादीशुदा रही। वो बच्चे के लिए तरस रही थी। उसने हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन वो माँ नहीं बन सकी। उसे लगा था कि वो इस जिंदगी में कभी अपने बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन उसे क्या पता था, बस एक हादसे की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। वो इस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन वो अकेले बच्चे को पालने के लिए भी तैयार थी। उसने तो लिन चेन को पैसे देकर हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने के बारे में भी सोच लिया था, ताकि वो उसकी और बच्चे की जिंदगी में कभी दोबारा न आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन चेन ऐसी बात कहेगा। ये लड़का जो उससे 16 साल छोटा था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा, उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा घबराई हुई थी और बेबस थी, उसने उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है। वो आधे दिन तक कुछ नहीं बोली।
आखिर में वो अपना चेहरा ढककर रोने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा और धीमी आवाज में कहा, अब रोना बंद करो, मैं हूँ न यहाँ। अगर आसमान भी टूट पड़ेगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तुम दोनों की, तुम्हारी और बच्चे की हिफाजत करूंगा। चाओ लीमा फौरन मेरे सीने से लग गई। वो रोते रोते कांप रही थी। इतने सालों का दर्द और बेबसी, उस पल में सब बाहर आ गया। अस्पताल से बाहर आने के बाद मैंने आधिकारिक तौर पर होने वाले पापा के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू कर दी। मैं सीधे चाओ लीमा के रिवरव्यू वाले बड़े से फ्लैट में रहने चला गया, एक प्रेग्नेंट औरत की देखभाल करने के बहाने से। शुरुआत में चाओ लीमा ने मना कर दिया था, लेकिन वो मेरे बार बार मनाने पर मान गई और साथ ही प्रेग्नेंट होने के बाद उसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा हो रही थी। उसे वाकई अपने पास देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। आखिर में वो मान गई। मैंने प्रेग्नेंट औरतों के लिए बनने वाला खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। मैं रोज फोन पर ट्यूटोरियल देखता था कि प्रेग्नेंट औरतें क्या नहीं खा सकती। मुझे ये सब स्कूल की किताबों के पाठ से भी ज्यादा अच्छी तरह याद हो गया था। चाओ लीमा एक निवाला खाती और फौरन उल्टी कर देती थी। उसे इतनी बुरी तरह उल्टी करते देख मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चुपके से किचन में गया और अपना बनाया हुआ सारा खाना फेंक दिया। मैं घबराहट में लगभग रोने ही वाला था। चाओ लीमा ने ये देख लिया। वो मेरे पास आई, मुझे पीछे से गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। उस दिन के बाद से मैं रोज घर की आंटी के साथ खाना बनाना सीखने लगा। मैंने 15 दिन तक प्रैक्टिस की। आखिर में मैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए कुछ ठीक ठाक डिशेज बनाने लगा। चाओ लीमा मेरा बनाया हुआ खाना खा रही थी और उसकी आंखों में बस खुशी थी। उसने कहा कि मेरा बनाया खाना आंटी के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उसके खाने पीने का ध्यान रखने के अलावा मैं रोज उसके साथ टहलने भी जाता था। मैं उसे चुटकुले सुनाता था ताकि वो खुश रहे। जब मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसकी तबीयत खराब होती तो मैं उसका पेट मलता था। मैं उसे पानी देता था और पूरी रात उसके साथ जागता था। मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं होती थी। चाओ लीमा मुझे इधर उधर भाग दौड़ करते हुए देखती थी और उसकी आंखों में नरमी बढ़ती जा रही थी। मेरे लिए उसका रवैया भी बदलने लगा था। अब वो पहले की तरह मुझसे रूखा व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि खुद आकर मुझसे प्यार जताती थी। वो मुझसे अपने काम की परेशानियां बताती थी। वो मेरे सीने से लगकर बैठती थी और मेरे साथ बच्चे के जन्म के बाद की जिंदगी के सपने देखती थी। हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। बस हमने अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया था। हम असल पति पत्नी से कुछ अलग नहीं थे। बेशक ये सब मेरी माँ को नहीं पता था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैंने स्कूल के बाहर एक दोस्त के साथ किराए पर घर लिया है ताकि पढ़ाई में आसानी हो। मेरी माँ ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और यकीन कर लिया। बस वो जब भी मुझे फोन करती तो कहती कि मैं चाओ लीमा से ज्यादा मिला करूं। वो कहती थी कि चाओ लीमा के लिए अकेले रहना आसान नहीं है, इसलिए मुझे उसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा मुस्कुराकर हाँ कह देता था और मन ही मन खुश होता था। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी सहेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए बच्चे का भी इंतजाम कर दिया। दिन बहुत तेजी से बीत रहे थे। देखते ही देखते जोलेमा को गर्भवती हुए लगभग 3 महीने हो गए थे और उसका पेट भी हल्का सा दिखने लगा था। मॉर्निंग सिकनेस धीरे धीरे कम हो गई थी और उसकी रंगत भी निखरती जा रही थी। उसके पूरे वजूद से एक माँ वाली बेरोह चमक झलक रही थी, जिसे देखकर मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। जब मैं सोच ही रहा था कि जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी बीतती रहेगी, तभी मुसीबत ने दस्तक दे दी। उस दिन मैं जोलेमा के साथ मॉल में मैटरनिटी कपड़े खरीदने गया था। जैसे ही हम माँ और बच्चे वाले सेक्शन में पहुंचे, हमारा सामना 2 लोगों से हुआ, सूचिंग और वांग हाओ। सूचिंग ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे बगल में खड़ी जोलेमा पर। आज जोलेमा ने एक ढीली ढाली मैटरनिटी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे। उसने मेरी बाह पकड़ रखी थी और वो बहुत ही बेरोह और खूबसूरत लग रही थी। गर्भवती होने के बावजूद उसका अंदाज अभी भी सबसे अलग था। वो सूचिंग से पता नहीं कितने गुना बेहतर लग रही थी। सूचिंग का चेहरा फौरन उतर गया। उसने जोलेमा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक ताना मारने वाली मुस्कान थी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लिन छन, मैं तो सोच रही थी कि मेरे छोड़ने के बाद तुम जरा भी दुखी क्यों नहीं हुए। तो बात ये है, तुमने तुम्हें पालने के लिए एक अमीर औरत ढूंढ ली है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम औरतों की कमाई पर पलने वाले इंसान हो। वांग हाओ भी पास आ गया। उसने सूचिंग की कमर में हाथ डाला और मुझे नफरत भरी नजरों से देखा।
क्यों लड़के, औरतों की कमाई खाने में मजा आ रहा है? क्या हाउ भाई तुम्हारी पहचान कुछ और औरतों से करवा दे? गारंटी है कि वे इस बुढ़िया से ज्यादा अमीर होंगी। ये सुनते ही जोलेमा का चेहरा फौरन गुस्से से सख्त हो गया। मैं तो उनसे 2-4 बातें करने की सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें जोलेमा को बुढ़िया कहते सुना, मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन जोलेमा ने मुझसे पहले ही मुझे रोक लिया। वह एक कदम आगे बढ़ी, उसने मुझे अपने पीछे कर लिया और फौरन ही उसके अंदर से एक बॉस वाली दमदार शख्सियत झलकने लगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जोलेमा की आवाज बहुत ठंडी थी, जिसमें बिना गुस्सा दिखाए भी एक दबदबा था। और तुम वही एक्स गर्लफ्रेंड हो ना जिसने इसे छोड़ा था? सूचिंग उसके इस अंदाज से डरकर एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसने शांत रहने का नाटक करते हुए अकड़ कर कहा, हाँ तो क्या हुआ? वो तो एक नंबर का कंगाल है। औरतों की कमाई पर पलने के सिवा उसे कुछ नहीं आता, कंगाल कहीं का। जोलेमा हंसी और उसने सूचिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में थोड़ी नफरत थी। मेरा छन जवान और हैंडसम है, उसका चरित्र अच्छा है और वो एक जिम्मेदार इंसान है। वो तुम्हारे बगल में खड़े इस चिकने चुपड़े घर के पैसों पर पलने वाले नालायक से 100 गुना बेहतर है। तुम्हें वो गरीब लगता है? जोलेमा ने ये कहते हुए पूरे मॉल की तरफ इशारा किया और शांत भाव से कहा, यह मॉल मेरी कंपनी के सबसे खास प्रोजेक्ट्स में से एक है। 3री मंजिल पर माँ और बच्चे का ये पूरा सेक्शन मेरे पैसों से बना है। मेरी कंपनी की कीमत 1 अरब है। तुम्हारे बगल में जो ये खड़ा है, इसके परिवार की सारी कंपनियां मिलाकर भी मेरी कंपनी के छोटे से हिस्से के बराबर नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब कहने की? ये सुनते ही सूचिंग और वांग हाओ के चेहरे फौरन सफेद पड़ गए। वांग हाओ का परिवार एक छोटा मोटा बिजनेस करता था, जिसकी कुल संपत्ति बस कुछ करोड़ की थी। जोलेमा जैसी एक अरब की मालकिन के सामने उसकी तो हवा ही निकल गई। वो तुरंत डरपोक बन गया। अभी जो वो अकड़ दिखा रहा था, वो एक पल में गायब हो गई। चाओ लीमा ने उनकी तरफ देखा और ठंडेपन से कहा, और अभी तुमने मुझे बूढ़ी औरत कहा था। मैं इस साल 38 साल की हूँ। मैंने अपने दम पर शुरुआत की है। इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, गाड़ी है, घर है, कंपनी है। मेरे साथ रहने की चाहत रखने वालों की यहाँ से नदी के उस पार तक लाइन लग जाएगी। और तुम 20-21 साल की उम्र में खुद मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते, बस किसी अमीर के सहारे रहकर एक शो पीस बनना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मजाक उड़ाने के लायक हो? सूचिंग का चेहरा शर्म से कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। वो वहीं खड़ी रह गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। आसपास खरीदारी कर रहे लोग इकट्ठा हो गए और उनकी तरफ उंगलियां उठाने लगे। वे फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। चाओ लीमा का उनसे और बकवास करने का मन नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और मॉल के मैनेजर को फोन किया। उसने शांत भाव से कहा, मैनेजर झांग, मॉल में 2 लोग ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं और मॉल का माहौल खराब कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा दीजिए और भविष्य में उन्हें कभी मॉल में घुसने मत दीजिएगा। फोन रखने के 2 मिनट के अंदर ही मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए वहां आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सूचिंग और वांग हाओ को पकड़ा और बाहर की ओर घसीटने लगे। सूचिंग चीख रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लोगों की हंसी के बीच सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा घसीटकर बाहर निकाल दिया गया और बेइज्जत करके भगा दिया गया। उनकी वो बेबस पीठ देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने चाओ लीमा को गले लगाया, उसके गाल पर किस किया और हंसते हुए कहा, दीदी आप बहुत कमाल की लग रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। चाओ लीमा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मुझे हल्के से मारा और बनावटी गुस्से में कहा, कितने लोग हैं यहाँ, मजाक मत करो। कहने को तो वो ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ ही गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। इस घटना के बाद चाओ लीमा ने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उस रात जब हम घर वापस आए, वो मेरी बाहों में लेटी हुई थी और उसने मुझसे कहा कि उसे पहले हमेशा लगता था कि हमारी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है और हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा है कि हमारा साथ रहना नामुमकिन है, लेकिन अब उसे किसी बात की परवाह नहीं है। बस वो मेरे साथ रह सके तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा दिल प्यार से पिघल गया। मैंने झुककर उसे चूमा। इस बार उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी और मेरे चुंबन का जवाब दिया। जब हमारा रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था और हम खुशी खुशी दिन बिता रहे थे, वो पीछा न छोड़ने वाला झाओ फेंग फिर से आ धमका।
उस दिन मैं स्कूल में परीक्षा देने गया था। मैंने आंटी से चाओ लीमा के साथ घर पर रहने को कहा था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मेरी परीक्षा खत्म हुई, मुझे आंटी का फोन आया। वो फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने बताया कि झाओ फेंग घर पर आ गया है और दरवाजे पर बहुत हंगामा कर रहा है। वो दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने फोन रखा, एक टैक्सी रोकी और घर की तरफ भागा। रास्ते में मैंने झाओ फेंग के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। जब तक मैं घर पहुंचा, झाओ फेंग अभी भी दरवाजे पर हंगामा कर रहा था और उसके साथ 2 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी भी थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। पड़ोसियों ने अपने दरवाजे खोल लिए थे। सब तमाशा देखने के लिए सिर बाहर निकाल रहे थे और उन पर उंगलियां उठा रहे थे। जोलेमा आंटी का दरवाजा जोर से बंद था और आंटी अंदर बहुत डरी हुई थी। वो मुझे लगातार फोन कर रही थी। मैं भागकर वहां गया। मैंने जाकर झाओ फेंग का कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। मैंने दांत भींचकर गाली दी, झाओ फेंग, तेरी मौत आई है क्या? यहाँ आकर हंगामा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? झाओ फेंग को मैंने पकड़ रखा था। वो एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने मुझे पहचान लिया। उसके होठों पर एक ताने भरी मुस्कान आई और उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अबे लड़के, तू है कौन? अभी तो तेरी मूंछें भी नहीं आई और तू मेरे मामले में दखल देने चला आया। मैं अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, तेरा इससे क्या लेना देना? पूर्व पत्नी? मैं हंसा। तू अपनी शक जाकर आईने में देख। तू उसे अपनी पूर्व पत्नी कहने के लायक भी है? तुम लोगों का तलाक हुए 8 साल हो गए हैं। तू हर दिन उसे परेशान करता है, पैसे और चीजें मांगता है, और अब तू उसके घर आकर हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है। कुछ तो शर्म कर। मेरे और मेरी पूर्व पत्नी के मामले में तुझ जैसे बाहरी आदमी को बोलने का कोई हक नहीं है। झाओ फेंग ने घूरकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। मैं तुझे बता दूं, लीमान मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसे घर वापस लेने आया हूँ। अबे लड़के, फौरन यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तेरे साथ अच्छा नहीं करूँगा। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मैंने इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा था। मैंने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, तेरा बच्चा? झाओ फेंग, तेरा और उसका तलाक हुए 8 साल हो गए हैं। 8 साल साथ रहने पर तो बच्चा नहीं हुआ, तो क्या तेरा वीर्य नाजा है जो 8 साल तक तेरे पेट में रहने के बाद बाहर आया है? आसपास तमाशा देख रहे पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगे। सब झाओ फेंग पर उंगलियां उठाकर उसे बेशर्म कहने लगे कि वो पैसों के लिए पागल हो गया है। झाओ फेंग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो शर्म और गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मेरे चेहरे पर मुक्का चला दिया। तेरी तो, मैं पहले से ही उससे सावधान था। मैं एक तरफ हटकर बच गया और फिर उसके पेट में एक लात मारी। मेरी एक ही लात से झाओ फेंग जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। वो काफी देर तक उठ नहीं पाया। उसके साथ जो 2 गुंडे जैसे आदमी थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि उनका बॉस पिट गया है, वो फौरन मुझ पर झपटे। वो मुझसे लड़ना चाहते थे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने अपना फोन निकालकर उनके सामने हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस बस पहुंचने ही वाली है और मैंने तुम लोगों की ये सारी गुंडागर्दी और घर आकर परेशान करने की पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली है। झाओ फेंग, तूने कसीनो के लाखों रुपए देने हैं, है ना? अगर तू अंदर गया तो क्या तुझे लगता है कि कसीनो वाले तुझे छोड़ देंगे? ये सुनते ही वो दोनों आदमी फौरन रुक गए और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे सब झाओ फेंग के भरोसे ही जीते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा डर पुलिस और कसीनो वालों से ही लगता है। झाओ फेंग भी घबरा गया। वो जमीन से उठा और मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में थोड़ा डर था, लेकिन वो फिर भी अकड़ रहा था। लड़के, तू मेरा इंतजार करना, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहकर वो उन दोनों आदमियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उन्हें दूर भागते देख मैंने राहत की सांस ली। मैं मुड़ा, दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लीमान, मैं हूँ, अब सब ठीक है। दरवाजा तुरंत खुल गया। चाओ तुरंत मेरे गले लग गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले लगाया और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। मैंने उसे प्यार से दिलासा दिया, सब ठीक है, डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ। अब वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद मैं जान गया था कि झाओ फेंग जैसा बदमाश, अगर इसे जड़ से खत्म नहीं किया तो ये हमेशा एक मुसीबत बना रहेगा। वो अब एक पागल कुत्ते जैसा है जिस पर जुए का बहुत सारा कर्ज है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर कहीं वो बौखला गया और उसने चाओ लीमा और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैंने झाओ फेंग से निपटने के लिए एक योजना बनानी शुरू कर दी।
सबसे पहले मैंने किसी से उस जुए के अड्डे का पता लगवाया जहां झाओ फैंग पर कर्ज था। मैंने झाओ फैंग का मौजूदा पता और उसकी हरकतों की जानकारी गुमनाम तरीके से जुए के अड्डे वालों को भेज दी। जुए के अड्डे वाले झाओ फैंग को पैसे के लिए हर जगह ढूंढ रहे थे। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत झाओ फैंग को खोजने के लिए अपने आदमी भेज दिए। झाओ फैंग को जुए के अड्डे वालों ने कई बार घेर लिया। उसकी टांगे टूटने से बाल बाल बची। वो रोज इधर उधर छिपता फिर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और अब उसमें च्याओ लीमा को परेशान करने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर मैंने झाओ फैंग के च्याओ लीमा को ब्लैकमेल करने, पैसे ऐंठने और घर आकर परेशान करने के सबूत भी इकट्ठे किए। मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। झाओ फैंग अब एक भगोड़ा बन चुका था। हर कोई उसे पकड़ना चाहता था। एक तरफ उसे जुए के अड्डे वालों से छिपना पड़ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस से। वह जियांगचेंग में भी नहीं रह सकता था। उसे चुपचाप जियांगचेंग से भागना पड़ा और फिर वो कभी वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका। झाओ फैंग की इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद मेरी और च्याओ लीमा की जिंदगी में आखिरकार शांति लौट आई। मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया उसे देखकर च्याओ लीमा का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उस रात वो मेरी बाहों में सिर रखकर बोली कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बच्चे के जन्म के बाद हम शादी रजिस्टर करा लेंगे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मैं इतना भावुक हो गया कि लगभग रो ही पड़ा। मैंने सिर झुकाकर उसे चूमा। मैं बार बार कहता रहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हम दोनों ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगे। च्याओ लीमा का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो 4 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी। अब वो साफ साफ गर्भवती दिख रही थी। हम दोनों ने तो बच्चे का नाम सोचना भी शुरू कर दिया था। बच्चे का कमरा सजाने लगे थे और अपने आने वाले कल के सपने देखने लगे थे। हम दोनों ने सोचा था कि बस माँ से यह बात छिपाकर रखनी है जब तक कि बच्चा पैदा न हो जाए। फिर तो जो होना था हो चुका होगा और माँ चाहे कितना भी गुस्सा हो वो धीरे धीरे इसे स्वीकार कर ही लेंगी। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उस दिन वीकेंड था। मेरी माँ ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चिकन सूप बनाया है और वो च्याओ लीमा को देने जा रही हैं ताकि उसकी सेहत अच्छी हो जाए। मैं उस वक्त सुपरमार्केट में च्याओ लीमा के लिए फल खरीद रहा था। ये सुनते ही मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा कि मैं आकर ले जाता हूँ और च्याओ लीमा को दे दूंगा। लेकिन माँ ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लगभग च्याओ लीमा के घर के नीचे पहुँच ही गई है और सोचा कि लगे हाथ उससे मिल भी लूंगी। मैंने फोन काट दिया। मैं पागलों की तरह घर की ओर भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, सब खत्म, राज खुलने वाला था। मैं जल्दी जल्दी भागा। फिर भी एक कदम देर हो गई। जब मैं च्याओ लीमा के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला था। मेरी माँ लिविंग रूम में खड़ी थी। उनके हाथ से थर्मस जमीन पर गिर गया था और चिकन सूप चारों ओर फैल गया था। उन्होंने पजामे में मुझे देखा, फिर वैसे ही पजामे पहने। च्याओ लीमा को देखा जिसका पेट साफ साफ दिख रहा था। वह बुरी तरह कांप रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ अविश्वास था। हवा जैसे एक पल में जम गई। इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मैं दरवाजे पर खड़ा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी माँ ने मुझे देखा। उनके होंठ काफी देर तक कांपते रहे। फिर बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से एक बात निकली। उनकी आवाज कांप रही थी, लिन चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुंह खोला पर बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। च्याओ लीमा भी घबरा गई। वो जल्दी से मेरी माँ को सहारा देने के लिए आगे आई। उसकी आवाज में रोने जैसी टोन थी। लैन जी, आप मेरी बात सुनिए। मेरी माँ ने झटके से एक कदम पीछे लिया और उसका हाथ हटा दिया। उनकी नजर च्याओ लीमा के उभरे हुए पेट पर पड़ी और फिर उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। आखिरकार उन्हें सब समझ आ गया था। कौन सी सहेली प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप कौन है पता नहीं। कौन सा बेटा बाहर दोस्तों के साथ किराए पर रह रहा है, सब झूठ था। उनकी सबसे अच्छी सहेली उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उनका बेटा उस बहन के साथ जिसके साथ वो बचपन से खेला था, उसी के साथ। मेरी माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश होने वाली थी। मैं उन्हें संभालने के लिए भागा। मैंने घबराकर चिल्लाया, माँ, आप परेशान मत होइए, आप मेरी बात सुनिए। माँ को थोड़ा होश आया। उन्होंने मुझे धकेला और हाथ उठाकर मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार चटाक की आवाज आई। मेरे गाल पर जलन होने लगी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। वो गुस्से से कांप रही थी और उनकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उन्होंने दांत पीसकर कहा, लिन चेन, तू नालायक कहीं का। तू जानता भी है वो कौन है? वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है जिसे तू आंटी कहता है। तूने जानवरों से भी बदतर हरकत की है।
मैंने तुझ जैसे को कैसे पैदा कर दिया। लेन जी, आप इसे मत मारिए। केओलीमा जल्दी से दौड़कर आई और मेरे आगे खड़ी हो गई। वो मेरी माँ से रोते हुए बोली, लेन जी, इसमें चेन की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही पहल की थी। आपको जो मारना पीटना है मुझे कीजिए। तुम्हारी गलती। मेरी माँ ने केओलीमा को देखा। उनकी आंखों में गहरी निराशा और दर्द था। लीमान, हम दोनों बचपन से एक साथ बड़ी हुई हैं। मैंने तुझे अपनी सगी बहन माना और तूने मेरे साथ ऐसा किया। तू मेरे बेटे के साथ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं भविष्य में तेरा सामना कैसे करूंगी? रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना कैसे करूंगी? केओलीमा मेरी माँ को देख रही थी और रोते रोते उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस लगातार सॉरी कहे जा रही थी। मेरी माँ बोलते बोलते और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो मुड़ी और बालकनी की तरफ भागी। उन्होंने कपड़े सुखाने वाला डंडा उठाया और मुझे मारने के लिए आने लगी। मैं अपना सिर पकड़कर लिविंग रूम में भागने लगा। मॉडल। मैं चिल्ला रहा था, माँ मेरी बात तो सुनो। मैं सच में लीमान को पसंद करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमारा बच्चा भी होने वाला है। हम शादी करने वाले हैं। शादी। मैं तुझे जान से मार दूंगी, बदमाश कहीं के। मेरी माँ गुस्से से उछल पड़ी। हाथ में झाड़न लेकर वो मुझे मारने के लिए दौड़ी। वो तुम्हारी आंटी है। वो तुमसे 16 साल बड़ी है। तुम उससे शादी करोगे? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मेरे मरने के बाद ही ऐसा होगा। तभी केओलीमान अपना पेट पकड़े हुए बीच में आकर खड़ी हो गई। घबराहट के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे डर था कि कहीं माँ मुझे मार न दे। उसे ये भी डर था कि कहीं माँ गुस्से में अपनी तबीयत न खराब कर ले। पूरे लिविंग रूम में हंगामा मचा हुआ था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक उसी वक्त जब माँ हाथ में झाड़न लिए गुस्से में मुझे मारने के लिए दौड़ा रही थी, तभी केओलीमान अचानक चीखी और अपना पेट पकड़कर नीचे झुक गई। उनका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। मैं और माँ दोनों एक पल के लिए रुक गए। उन्हें देखकर हम दोनों घबरा गए। मैं जल्दी से उनकी तरफ भागा और उन्हें सहारा देते हुए घबराकर पूछा, लीमान क्या हुआ? क्या पेट में दर्द हो रहा है? केओलीमान अपने दांत भींचे हुए थी। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था और उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। मेरी माँ भी घबरा गई। उनके हाथ से झाड़न जमीन पर गिर गया। वो जल्दी से भागकर पास आई। केओलीमान को देखकर उन्होंने घबराते हुए पूछा, लीमान क्या हुआ? कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। मैंने बिना कुछ कहे झुककर केओलीमान को गोद में उठा लिया और पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागा। मेरी माँ मेरे पीछे पीछे आ रही थी। घबराहट के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो पूरे रास्ते बड़बड़ा रही थी, भगवान करे कुछ न हो। हमने केओलीमान को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि बस थोड़ी घबराहट हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गर्भवती महिला को और तनाव नहीं देना चाहिए। उन्हें अपना मन शांत रखना होगा और अच्छे से आराम करना होगा। तब जाकर मैंने और माँ ने राहत की सांस ली। केओलीमान अस्पताल के बिस्तर पर सो रही थी, पर उनका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। मैं बिस्तर के पास बैठकर उनके उभरे हुए पेट को देख रहा था। मेरे दिल में पछतावा और दुख दोनों था। मेरी माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो हम दोनों को देख रही थी और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कई तरह के भाव थे। कुछ देर बाद वो धीरे से अंदर आई और मेरे कंधे को थपथपाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जिसमें थोड़ी थकान भी थी। चेन, मेरे साथ जरा बाहर आओ। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मैंने धीरे से केओलीमान का हाथ नीचे रखा और माँ के साथ कमरे से बाहर चला गया। मेरी माँ दीवार के सहारे खड़ी होकर खिड़की से बाहर देख रही थी और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर कहा, चेन, माँ को सच सच बताओ, क्या तुम सच में लीमान को पसंद करते हो या ये बस कुछ पल का जोश है? मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा और बहुत ही गंभीरता से कहा, माँ मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। यह कोई पल भर का जोश नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक लाचारी की झलक थी, एक और आह भरी। वो तुमसे 16 साल बड़ी है और वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तुमने उसे 20 साल से ज्यादा आंटी बुलाया है। तुमने कभी सोचा है जब तुम दोनों साथ होगे तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार, दोस्त हमारे परिवार को किस नजर से देखेंगे? मुझे परवाह नहीं है। मैंने कहा, माँ जिंदगी हमें अपनी जीनी है। लोग जो कहना चाहते हैं कहने दो। मैं बस इतना जानता हूँ
कि लीमान मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हमारा बच्चा भी होने वाला है। हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरी माँ मुझे देखती रही और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम भी न, इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा है। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम सलामत रहो, कोई अच्छी लड़की ढूंढो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और एक सुकून की जिंदगी जियो। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों खड़ी कर दी? मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से अपनी माँ के चेहरे से आंसू पोंछे। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको दुखी किया, लेकिन मैं सच में लीमान से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और न ही इस बच्चे के बिना। मेरी माँ ने मुझे देखा, फिर कमरे में सो रही छयाओ लीमान को देखा। आखिर में उन्होंने एक लंबी आह भरी, हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं अब इस मामले में दखल नहीं दूंगी। लेकिन लिन चेन, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पछता नहीं सकते। तुम लीमान को धोखा नहीं दे सकते, और बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। वरना मैं तुम्हें सबसे पहले माफ नहीं करूंगी। मैं एक पल के लिए सन रह गया। मैं अपनी माँ को देख रहा था, मेरी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। माँ, आप मान गई? अगर मैं न मानूं तो क्या कर सकती हूँ? मेरी माँ ने मुझे नाराजगी से देखा। बच्चा भी तो होने वाला है। क्या मैं लीमान को बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर सकती हूँ? तुम दोनों को अलग होने के लिए मजबूर कर सकती हूँ? लीमान मेरी सबसे अच्छी सहेली है और तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम दोनों सच में एक साथ रहना चाहते हो तो क्या मैं सच में तुम दोनों से रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मैं इतना खुश हुआ कि लगभग उछल ही पड़ा। मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ ये सब मत करो। मेरी माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने आह भरते हुए कहा, बस अब ये रिश्तेदारी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका हिसाब कैसे लगाऊं। वो मेरी सहेली है और अब मेरी बहू भी बन गई है। बताओ, ये क्या बात हुई? मैं हंसे बिना नहीं रह सका और कहा, इसे कहते हैं रिश्ते का और गहरा होना। मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा, पर डांटा नहीं, बस इतना कहा, ठीक है, अंदर जाकर लीमान को देखो। वो गर्भवती है, उसने इतना कुछ सहा है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसके लिए कुछ खाने को खरीदने और थोड़ा सूप बनाकर लाने जा रही हूँ। इतना कहकर मेरी माँ मुड़ी और चली गई। उनकी पीठ में थोड़ी लाचारी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने राहत की सांस भी ली थी। अपनी माँ की पीठ को देखते हुए मेरा दिल गर्माहट से भर गया। मैं मुड़ा और कमरे के अंदर चला गया। छयाओ लीमान जाग चुकी थी, बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठी मुझे देख रही थी। आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने अभी अभी मेरी और मेरी माँ की सारी बातें सुन ली थी। मैं उसके पास गया। बिस्तर के पास बैठकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, सुन लिया, माँ मान गई है। चियाओ लीमा ने सिर हिलाया। उसके आंसू बहने लगे और उसने मुझे गले लगा लिया। उसने सिसकते हुए कहा, लिन चेन, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए शुक्रिया? मैंने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। मैंने झुककर उसके माथे को चूमा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। मुझसे शादी करने के लिए तैयार होने और मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चियाओ लीमा मेरी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। मुझे लगा कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। अब हम आखिरकार चैन से रह सकते थे और बच्चे के जन्म का इंतजार कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। जिस दिन चियाओ लीमा को अस्पताल से छुट्टी मिली, हम अस्पताल से बाहर निकले ही थे कि हमें पत्रकारों की भीड़ ने घेर लिया। अनगिनत माइक और कैमरे हमारे सामने आ गए। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और रिपोर्टर एक साथ सवाल पूछ रहे थे। मैडम चियाओ, क्या आपके साथ खड़ा यह नौजवान ही आपके होने वाले बच्चे का पिता है? मैडम चियाओ, हमने सुना है कि आप दोनों की उम्र में 16 साल का फर्क है और यह आपकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा है। क्या ये बात सच है? मैडम चियाओ, क्या आप और आपके पूर्व पति मिस्टर झाओ फेंग का तलाक इसी नौजवान की वजह से हुआ है? एक के बाद एक तीखे सवाल हम पर दागे जा रहे थे। मैं एकदम सन रह गया और मैंने फौरन चियाओ लीमा को अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उन कैमरों और माइक को रोकते हुए सोचा, ये बात मीडिया तक कैसे पहुंच गई? किसने ये खबर बाहर निकाली? मैंने भीड़ के पीछे नजर उठाई तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, झाओ फेंग। वो वहाँ खड़ा था और उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। वो हमें देख रहा था और उसकी आंखों में बदला लेने की खुशी साफ झलक रही थी। मैं फौरन समझ गया, यह उसी का काम था। उसी ने यह बात मीडिया को बताई थी। चियाओ लीमा जियांगचेंग की एक जानी मानी बिजनेसवुमन है। इस तरह के अमीर घराने के राज
एक बड़ी उम्र की औरत का छोटे लड़के से रिश्ता, और वो भी अपनी सहेली के बेटे से गर्भवती, इनमें से कोई भी एक बात लोगों में तहलका मचा सकती थी। झाओ फेंग बस चियाओ लीमा को बर्बाद करना चाहता था, हमें बर्बाद करना चाहता था। मैंने झाओ फेंग के उस शातिर चेहरे को देखा और गुस्से से मेरी मुठ्ठियां भींच गईं। मेरी आंखों में गुस्सा भरा था। मेरी बाहों में चियाओ लीमा का शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसने कसकर मेरे कपड़े पकड़े हुए थे और आसपास के रिपोर्टरों और कैमरों को देख रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मैंने नीचे अपनी बाहों में चियाओ लीमा को देखा। मैं जानता हूँ कि यह जंग अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं डरता नहीं। चाहे आगे कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी अफवाहें क्यों न हो, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। अपने बच्चे की हिफाजत करूंगा, क्योंकि मैं लिन चेन हूँ, उसका मर्द हूँ और उसके बच्चे का बाप हूँ।